जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम योजना एवं आर्थिक विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1992 से 1997 है। तो इसे सभी जो पंचवर्षीय योजना मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है। और जैसे कि मानव संसाधन का विकास, जिसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इनको इसमें शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी। और इसी योजना अवधि को देश में औद्योगिक उदारीकरण की नींव डालने वाला भी कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के योजनेतर व्यय है? तो रक्षा व्यय, अनुवृत्ति, पिछली योजना अवधि से संबंध सभी व्यय और ब्याज भुगतान। तो इसमें चारों ही सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या था? तो 5.6% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास की दर थी वो 6.7% रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्र परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो घाटा वित्तीयन। तो घाटा वित्तीयन या घाटा वित्त पोषण में सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। सन 1992 में घोषित नई निर्यात आयात नीति कितने अवधि के लिए थी? तो 5 वर्ष के लिए थी। इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। जो भारत की जो आर्थिक उदारीकरण है 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा परिव्यय निर्धारित है। तो ऑप्शन जो ए होगा वह सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के शासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रम के लिए राशि उपलब्ध कराते मुख्यतः देते हैं तो तकनीकी सहायता देते हैं, सुगम ऋण को ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे और अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। और जो बहुत नरम शर्तों पर दिए गए जो ऋण होते हैं, बहुत नरम शर्त होते हैं, उन्हें सॉफ्ट लोन कहते हैं। सॉफ्ट लोन कहते हैं। भारत द्वारा आयात की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए। 1994-95 के ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार मूल्य की दृष्टि से इन मदों का हास्यमान क्रम इस प्रकार है। तो पेट्रोलियम, उसके बाद हम देखें पूंजीगत माल, फिर रसायन, लोहा तथा इस्पात, फिर रसायन और फिर मोती और बहुमूल्य रत्न। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। 6वीं व 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः 1980 से 1985, ये 6ठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल है। और 1992 से 1997 8वीं की अवधि है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 85 से 90 थी। और 90 से 91 और 92 जो थी, 90 से जो 92 के बीच भारत में योजना बनाने पर विराम लग गया था। और ऐसा दूसरी बार हुआ था 1967 और 69 में भी पहली बार योजना पर विराम लगा था। सबसे पहले बार 1967 से 1969 तक योजना पर विराम लगा था। उसके बाद 1990 से 1992। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तु के अधिकांश की पूर्ति करता है? वो है एशिया और ओशनिया। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना
प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कि राष्ट्र की प्राथमिकता औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गई है, तो ये सही नहीं है। ताकि उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया है। बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय आयोजना की भूमिका अनावश्यक हो गई है। आयोजना का केंद्र मानव विकास, संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में अंतरित हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरणीय नीति का उद्देश्य है? कि उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने तथा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की रक्षा करना। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। जो राष्ट्रीय नवीकरणीय जो विधि है, इसकी संकल्पना 1991 में जो औद्योगिक नीति है इसके माध्यम से की गई थी। लेकिन अगर हम सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय नवीकरण नीति जो है इसकी स्थापना फरवरी 1992 में एक सरकारी अधिसूचना द्वारा की थी। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों और स्त्रियों में से कम 50% को, या ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों में से कम 50% तो जो ये रोजगार गारंटी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी काम करना चाहता है अपनी इच्छा से उन्हें काम देती है सबको, तो 50% का ऐसा नहीं है। और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, तो गरीबी रेखा के नीचे चाहे गरीबी रेखा के ऊपर सबको जिन्हें काम चाहिए, काम करने की जो इच्छा रखते हैं उन्हें काम देंगे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यूपीएससी के हिसाब से इसमें कोई सही नहीं है अभी तक। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है कि बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। कथन ए 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की में वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई, भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया था। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन करता है अगर कोई देश, तो उस देश के निर्यात सस्ते हो जाते हैं और वस्तुओं की विदेशी मांग बढ़ जाती है और निर्यात में वृद्धि हो जाती है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुल का प्रयोग करते हुए सही तो चुनिए। तो विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन 1 का 4, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद संयुक्त राष्ट्र भारत विकास प्रतिवेदन, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान परिषद तो भारत विकास प्रतिवेदन, और विश्व बैंक विश्व विकास प्रतिवेदन। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा, इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है, सामुदायिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। जो लाइसेंस या परमिट राज्य की समाप्ति आर्थिक उदारीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो ऑप्शन जो ए होगा वही सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान विशेष के चालू लेखा के संबंध में। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। वर्तमान मूल्यों करंट प्राइसेस पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। जो वर्तमान मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में ध्यान रखा जाता है तो मूल्य स्तर की वृद्धि दर का। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा।
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण कहते हैं? तो बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, तो तीनों ही जो है वो आंतरिक ऋण है, इंटरनल डेबिट है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पूर्वी एशिया वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए इस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है। तो विदेशी प्रत्यक्ष ऋण के लिए तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन डी होगा सही होगा। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, यानी कि कर्ज चुकाने के, कर्ज पर जो ब्याज लिया है उस ब्याज के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़े तो हम कह सकते हैं वो देश को ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाता है। निम्नलिखित सेवा कर में से कौन सा एक कथन सही है कि केंद्र सरकार द्वारा उद्घृत अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर? तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1980 तक 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना तो 1975 में आपात की स्थिति लागू हुई थी और 1977 में आपात की स्थिति समाप्त हुई और देश में चुनाव हुए थे और इसमें जनता पार्टी जो है उसकी जीत हुई थी। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो दोनों ही सही है। इसमें आयात प्रतिस्थापन पर आधारित विकास केवल इसमें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था, लेकिन जो आयात प्रतिस्थापन पर आधारित जो विकास है वो केवल चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वही से प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम जो कि 1949 में हुआ था। तो स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले हुआ था ये। और जो अगर पहली पंचवर्षीय योजना देखें तो 1951 में प्रारंभ हुई थी और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण देखें तो 1955। तो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के बाद जो सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी वो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। फरवरी 2006 में प्रभावी हुई सहज एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य है, इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा का विकास, विदेशी स्रोतों में निवेश को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इस एक्ट के उद्देश्य थे सहज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है सहज। तो ऐसा ही होगा इसमें। भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है कि भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा इसमें। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगा वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर सम्मिलित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यूट्रिनो चार्ज रहित मूल कण होता है जो प्रकाश की गति के आसपास चलते हैं। तो ये सही है।
न्यूट्रिनो नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा क्षय से उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रिनो का उपेक्षणीय किंतु शून्यतः द्रव्यमान होता है और खरबों न्यूट्रिनो मानव शरीर में से प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। इसमें 4 ही सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? वो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना इसको नहीं करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश कराने के लिए उत्तरदायी है? वो आर्थिक कार्य विभाग है। तो भारत का जो आर्थिक कार्य विभाग है वो केंद्रीय बजट बनाता है और किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसका बजट भी आर्थिक जो कार्य विभाग है वही बनाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों का बजट भी यही विभाग बनाता है। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माने जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम होते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? तो 8वीं योजना थी। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? तो कुछ परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती है। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय निवेश कोष या राष्ट्रीय निवेश जो नीति है इसकी स्थापना जनवरी 2005 में हुई थी। भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई थी? तो उत्पाद शुल्क में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो राज्य वित्त आयोग है वो करता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ द्वारा ही एकत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो पहला होगा वही सही होगा। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरोध में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन एक निर्यात था। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है कि यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई तथा एफआईआईएस से अधिक निधि आए। एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जो एफआईआई यानी कि संस्थागत विदेशी निवेशक है। तो इसमें कौन सी क्रिया चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है? तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेशक एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता का सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है कि जो एफआईआई यानी कि संस्थागत विदेशी निवेशक है व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, व्यापक स्तर पर, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए
और योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे बच्चों के लिए एक निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। जो आम आदमी बीमा योजना है 2 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाएं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को ही प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वह है तो ऋण सुविधा है, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं और निधि अंतरण सुविधाएं। तो इसमें जो डी होगा चारों ही इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो किसी भी परिवार का वयस्क जो सदस्य है वो। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में प्रारंभ हुआ था। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी पूंजी अंतर्पाल को प्रोत्साहित करता है? तो नहीं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है? नहीं। और यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो होगा ABC में से कोई भी इस संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा इसमें सही होगा। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित, सिर्फ व्यय से, जबकि अंतरिम बजट व्यय तथा आवृत्ति दोनों से सम्मिलित होते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन जो बी होगा, बी जो होगा सही होगा इसमें। वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण टीजर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? तो लोक लुभावन ऋण टीजर लोन अधोमुखी ऋणों सब प्राइम लैंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हो। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? तो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का निवेश क्यों कर रही है? सरकार अपनी इक्विटी के निवेश से मिले राजस्व का उपयोग अपने मुख्य बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। तो क्योंकि भारत का जो विदेशी कोष है वो अधिक है तो बाह्य ऋण को लौटाने का कोई भार नहीं है, तो पहले तो गलत होगा। सरकार अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों CPSEs के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, स्फीति के साथ होता है। तो जो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा ले सकती है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किस उद्देश्य से बढ़ावा दे रही है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और जो खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाने और अपव्यय को कम करने के लिए। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जो मेगा फूड पार्क स्कीम है वो वर्ष 1908 और 1909 में शुरू की गई थी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ DRDA भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने में कैसे मदद करती है? तो DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग को सुरक्षित करते हैं। DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है कि पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषता है? तो 13वें वित्त आयोग की, तो इस वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, ये सही है। और केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की दर निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और फिर निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रंगचित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो दूसरा और तीसरा जो होगा इसमें वो सही होगा। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित उपायों में से किनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? तो भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण और विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, ये तीनों मिलकर राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो कुशलता विकास को प्रोत्साहन, तो ऑप्शन ए सही होगा। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? तो द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो अपने प्रभाव में, तो बजट घाटे की वित्तीय के लिए नए मुद्रा का सृजन करना, तो सर्वाधिक जो स्फीतिकारी स्थिति नई मुद्रा के सृजन से हो सकती है। अगर नई मुद्रा का सृजन करते हैं तो सर्वाधिक स्फीतिकारी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। द्रव्य की पूर्ति अत्यावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, तो जो ऑप्शन इसमें बी होगा वो सही होगा। तो आज के लिए यही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।